अलकमाज एवरीबडी गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, आकांक्षा गुड गुड। तो आज वी विल बी स्टडिंग मनीष, अभिषेक, प्रिया, शिवांगी, एवरीबडी गुड मॉर्निंग। आई सेड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हालांकि सुबह सुबह ओनली 73 एनीहाउ विल सी व्हाट हैपेंस। हम लोगों को आज पढ़ना है द थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति का सिद्धांत। इन योर कोर्स the units are clearly divided. One unit is related with money supply, the second with demand of money, the third unit is inflation, the fourth unit is banking and money and banking. अब इस साल क्या क्या कोर्स कम हुआ है that I do not know. पता नहीं मनी सप्लाई कम हुआ है कि नहीं। अगर कम हो गया हो तो इसको ना पढ़ो। If it is not been done तो मैं मनी सप्लाई पढ़ा देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है। There can be one single question that can come. So what is money supply, how is it measured, what are the methods used by different countries, इस पर हम लोग एक लेक्चर ले सकते हैं पूरा का पूरा मनी सप्लाई। सबसे पहले तो मनी सप्लाई के बारे में एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। एंड द कंफ्यूजन इज, जब हमने फिशर पढ़ा था एंड डी मार्शल पढ़ा था, वी सेड व्हाट इज एम? एम इज वर्चुअली द स्टॉक, the total stock of money that is created by the central authority. हम लोगों ने आज तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि मुद्रा पूर्ति एक स्टॉक कंसेप्ट है। और ये स्टॉक कंसेप्ट क्या है कि जितनी भी रिजर्व बैंक करेंसी जारी करता है, रिजर्व बैंक कह दिया या सेंट्रल अथॉरिटी कह दिया, वो सारी की सारी मुद्रा की पूर्ति है। तो जनरली मनी सप्लाई को स्टॉक कंसेप्ट माना जाता है। और सच बात है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक समय बिंदु पर मुद्रा किसी के पास रहती है तो इट्स ए स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन मुद्रा पूर्ति एक फ्लो कंसेप्ट भी है। जब हम किसी को दूसरे को मुद्रा देते हैं, दूसरा तीसरे को मुद्रा देते हैं, तो इस अर्थ में फ्लो नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर व्हाट आई मीन। इस बात को समझाने में बड़ी दिक्कत आती है। फिशर ने कहा कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, मुद्रा की चलन गति, इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मुद्रा मनी मूव्स अराउंड। तो 10 minutes a currency note can move into 10 places, but this is not flow, क्योंकि वही मुद्रा का 100 का नोट 4 बार चल रहा है, 6 बार चल रहा है। The same money is being circulated. If the same money is being circulated, then money is a stock concept. राइट? स्टॉक का मतलब बिल्कुल साफ है, द टोटल स्टॉक डज नॉट चेंज। इट कैन मूव, इट कैन फ्लो, बट इट कैन नॉट चेंज। तो पहले तो समझिए कि हम अगर रिजर्व बैंक के द्वारा जारी मुद्रा की बात कर रहे हैं तो मनी इज ए स्टॉक कंसेप्ट, टोटल इशूड बाय द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी और द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी। किसी भी मौद्रिक निर्णय के आधार जो कुल मुद्रा की पूर्ति होती है वो स्टॉक कंसेप्ट होता है। लेकिन हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी है, और वो क्या पढ़ा है? कॉमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट। व्यापारिक बैंक क्या कर सकते हैं? साख का सृजन कर सकते हैं। यानी वो अगर उन पर 1000 रुपए जमा हो तो 6000 की मुद्रा क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो मुद्रा क्रिएट करते हैं वो कुछ अलग प्रकार की मुद्रा है, जिसको हम लोगों ने डिपॉजिट मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर कहा। यानी 1000 की मुद्रा पर 8000 की मुद्रा का। अब दिस इज द फ्लो कंसेप्ट। फ्लो मींस इट कैन चेंज, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी कैन चेंज। हाउ विल चेंज वो बाद में, बट इट विल चेंज। ठीक है ना? तो जो मनी सप्लाई है उसका एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट अलग होता है और फ्लो कंसेप्ट अलग होता है। स्टॉक कंसेप्ट इज द लीगल टेंडर, द फिएट मनी। लीगल टेंडर या फिएट मनी क्या है? सरकार के आदेश वाला, विच इज नोन एज कैश। 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, जो भी नोट, उनकी बात हम क्या करते हैं? दैट इज बेसिकली द स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन इसी मुद्रा को जब हम बैंक में रख देते हैं और बैंक इससे कई गुना मुद्रा पैदा कर लेता है तो इट बिकम्स फ्लो, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन अदर थिंग्स। बहुत सारी चीजों पर ये निर्भर करता है।
तो हम लोगों को पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि जब हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करेंगे तो हम दोनों प्रकार के कंसेप्ट्स की बात करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग बोथ काइंड ऑफ कंसेप्ट्स। अब यहाँ पर एक चीज और बता दें कि मनी सप्लाई के तीन अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। तीन अलग अलग कंसेप्ट का मतलब क्या है, सोचने की जरूरत है। एक कंसेप्ट जो है वो प्योरली थियोरिटिकल है, सैद्धांतिक है, बहुत आसान है, छोटा सा है, मैं लिख के समझा दूंगा, इम्तिहान में नहीं आता, शॉर्ट नोट में आता था। अब की बात तो शॉर्ट नोट पूछा नहीं जाएगा, इसलिए उसको लिखना बेकार है, मैं आपको बता देता हूँ। आई टेल यू। उसके हिसाब से मनी सप्लाई इज इक्वल टू मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ बैंक्स। कैसे बनता है मैं 1 मिनट के अंदर में समझा दूं। तो ये पहला कंसेप्ट है जिसे हम थियोरेटिकल कंसेप्ट कहते हैं, सैद्धांतिक विवेचना कहते हैं। दिस थियोरेटिकल कंसेप्ट सेज दैट मनी सप्लाई मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ ऑल द बैंक्स। व्हेन I say all the banks, I mean the central and the commercial banks. We do not mean cooperative banks and development banks and post offices, no. जो को जन्म देते हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो और चाहे वो कोई और प्रकार का बैंक हो। तो ऑल दोज हु क्रिएट मनी, वो क्या क्रिएट करते हैं, जैसे ही वो मनी क्रिएट करते हैं, जैसे एक चेक बुक, जैसे 1000 नोट जारी हुआ रिजर्व बैंक के द्वारा, तो इट बिकम्स ए लायबिलिटी और ऑफ द रिजर्व बैंक। अगर एक चेक बुक जारी की गई तो इट बिकम्स ए लायबिलिटी ऑफ दैट बैंक। तो एक कंसेप्ट तो ये है जो थियोरेटिकल है, जिसको मैं पहले मुश्किल से 5 मिनट पढ़ा। दूसरा कंसेप्ट कहलाता है लिक्विडिटी कंसेप्ट। तरलता के आधार पर हम मुद्रा को बांटते हैं, द मोस्ट लिक्विड, द लेस लिक्विड, द लीस्ट लिक्विड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो कंसेप्ट है वो देशों में लागू होता है। दुनिया का नहीं पढ़ने जा रहे हम, केवल भारत का पढ़े। मैं तो थोड़ा सा इतिहास भी बताऊंगा, लेकिन अगर इम्तिहान में आए तो आप केवल रेड्डी कमिटी लिख पाएंगे। 3 पेज का आंसर लिखना होता है, तो आपको केवल वाईवी रेड्डी कमिटी ही लिखना पड़ेगा। यू कैन नॉट राइट मोर, यू हैव टू राइट ओनली वन थिंग, दैट इज नोन एज रेड्डी कमिटी। एक तीसरा भी उठता है जिसे हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी थ्योरी। उच्च अर्घ्य, पावर माने हिंदी में अर्घ कहते हैं, पावर, तो हिंदी में उसको अर्घ कहते हैं। हाँ, हिंदी में मैं लिख के भी दिखा दूंगा। उच्च मुद्रामान या उच्च अर्घमान मुद्रा, ये तीसरा कंसेप्ट है। तो जनरली पहले कंसेप्ट पर तो सवाल नहीं आना चाहिए, फिर भी आई टेल इट। सेकंड कंसेप्ट पर मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है, और वो रेड्डी कमिटी तो आपको जानना ही चाहिए, मैं थोड़ा सा और भी बता दूंगा। थर्ड कंसेप्ट अगर आता है तो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये मेरा आज के पूरे लेक्चर का हिस्सा होगा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे हम किस किताब से पढ़ें, तो मैं बार बार कहूंगा किसी किताब से नहीं पढ़ पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट फ्रॉम एनी बुक, क्योंकि ज्यादातर किताबों में मिस्टेक्स बहुत हैं। इवन एस एन लाल की किताब में भी कुछ मिस्टेक्स हैं। हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, और हम एक और भी काम करेंगे कि हम इसको बीए लेवल तक ही रखेंगे। एमए लेवल पर इसको थोड़ा सा बढ़ा कर पढ़ाया जाता है, बट वी विल ओनली टीच, क्योंकि एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है, कि आपका कोई भी आंसर लगभग 3 पेज में कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम आकांक्षा राव से डीएम मिथानी। आकांक्षा राव मुझदेव सर। सर। आकांक्षा राव कहाँ है? आकांक्षा राव, आपके पास वो किताब है? यस सर। डीएम मिथानी, हाँ, पास में रखी हुई है? आसपास कहीं रखी है? किसी दोस्त को दे दी है? यस सर। दोस्त को दे दी? सर ब्रदर। अरे दोस्त भाई, चलो कोई भी होता, अभी आपके पास नहीं। जब आपके पास आए तो सी द डेट ऑफ पब्लिकेशन। मिथानी का लास्ट पब्लिकेशन भी बहुत पुराना है, बहुत चेंजेस आ गए बेटा। हम जब पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स तो हम लोगों को बार बार याद, आखिर टीचर की जरूरत क्या पड़ती? वी शुड बी एबल टू डिस्कस द लेटेस्ट वर्जन ऑफ थिंग्स। अगर हम नहीं पढ़ पाते तो बेकार हो जाता। मैंने कभी नहीं कहा कि डीएम मिथानी की किताब खराब है, नो, आई नेवर सेड डीएम मिथानी, बट अनफॉर्चुनेटली डीएम मिथानी इज आल्सो ओल्ड।
व्हेन अजीत सिंह सेज तो पब्लिक फाइनेंस की किताब का नाम बता रहा है, मसग्रेव तो पब्लिक फाइनेंस की किताब का नाम है, इट्स नॉट द नेम ऑफ द बुक ऑफ मनी। अनफॉर्चुनेटली हिंदी में एस एन लाल की किताब है, लेकिन ये भी मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगा क्योंकि बीके त्रिपाठी की अगर किताब मिल जाती हिंदी वाली, इट वुड हैव बीन बेटर। ही probably wrote the best book on money, but unfortunately he died, and so his book has not been revised. But even the older book is good for older concepts. उसमें गलती तो नहीं है ना। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि मिस्टेक्स नहीं। और बीए पार्ट 2 तक आते आते तो बेटा हमने बीए 1 में भी पढ़ाया होगा, मेरे साथ तो बीए 1 के बहुत बच्चे पढ़ते थे। अब अंग्रेजी पढ़ना शुरू करो भाई, अब नहीं चलेगा आगे काम। अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर जाने बिना आप बेरोजगार नहीं, मतलब अनएम्प्लॉयबल, रोजगार के योग्य ही नहीं बने। मजबूरी में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चाहें तो नेट पर जाकर एक अच्छा आर्टिकल ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक आर्टिकल है इस पर, आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट आर्टिकल। ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलेगा। वो कम से कम आर्टिकल जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने लिखा है, उस आर्टिकल में उन्होंने सब चीजें सही सही तो लिखी हैं। कृपा करके आप क्या करिए, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के आर्टिकल को निकाल लीजिए और अपनी किताब को निकालिए, एंड देन यू विल फाइंड द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कहाँ है कि हमारे जो हिंदी के लेखक हैं, बड़े लेखक हैं, एस एन लाल जी को मैं बड़ा लेखक मानता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, मेरे साथ पढ़ाते थे, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स। उन्होंने कुछ हिंदी का काम शुरू किया है, उनकी किताबें बाकी लोगों की किताबों से बहुत अच्छी हैं। आई मस्ट एडमिट 70, 80, 90% बेटर। सर आप बेटा हम किताब लिखाएं, अब हम रिटायर हो रहे हैं, चलो किताब ही लिखेंगे अजीत सिंह। अब हम रिटायर 40 साल से तो हम पढ़ाए बनाएंगे नहीं ना, तो हम फिर किताब ही लिखेंगे। लेकिन किताब लिखना बहुत मेहनत का काम है अजीत सिंह, इट्स नॉट दैट इजी। आपको हर समय लेटेस्ट चेंज करते रहना चाहिए। इकोनॉमिक्स में रेगुलर चेंज होता है, बहुत सारे सब्जेक्टों में रेगुलर चेंज नहीं होता है, इकोनॉमिक्स में रेगुलर चेंज होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर रोज पढ़ना पड़ेगा और हर रोज किताब नहीं लिखनी। तो जैसे लॉ है, इकोनॉमिक्स है, इनमें पुरानी किताबों से काम नहीं चलता। खैर छोड़िए, हम लोग आज तो पहले पढ़ लें, उसके बाद जो आप कहिएगा हम लोग करेंगे। तो मेरा तरीका तो साफ है, मैं बिना ब्लैक बोर्ड के पढ़ा नहीं पाता, तो मैं पहले पढ़ाने जा रहा हूँ जो बहुत छोटा सा थ्योरी है, जो शॉर्ट नोट में तो आती है लेकिन फुल क्वेश्चन में नहीं आती, लेकिन मैं इसको बिहेवियरिस्टिक थ्योरी या थ्योरी के रूप में पहले पढ़ा दे रहा हूँ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्रेजेंट करता हूँ, और मैं तीनों चीजें एक के बाद एक प्रेजेंट कर दूंगा। जहां दिक्कत आए कृपा करके बस कह दीजिए सर, तो हम सुन लेंगे और रोक लेंगे, एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ और बड़े आराम से यू विल बी एबल टू डू इट। घबराइए बिल्कुल नहीं, आराम से सब हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थियोरिटिकल एस्पेक्ट। हम लोग कहते हैं एक बैंक, कौन सा बैंक हो सकता है, हम बात कर रहे हैं आरबीआई की। आरबीआई क्या करता है, सरकार के आदेश पर करेंसी एंड कॉइन्स को जारी करता है। लेकिन जब भी करेंसी और कॉइन्स को जारी करेगा तो याद रखिए ये क्या होगा, इसके भुगतान की लायबिलिटी किस पर आ जाएगी, आ जाएगी आरबीआई की। तो जब भी मनी को जारी किया जाएगा ये किसकी लायबिलिटी हो जाएगी, आरबीआई की लायबिलिटी हो जाएगी। इसके बदले में आरबीआई क्या करता है, कुछ अपने पास एसेट्स रखता है। कौन से एसेट्स रखता है उनको भी हम लोग जान लें। कुछ तो विदेशी मुद्रा इसके पास रहती है, फॉरेन करेंसी, कुछ गोल्ड इसके पास रहता है, प्लस इसके पास सरकार की प्रतिभूतियां रहती हैं। तो ये क्या है, इसके एसेट्स, और ये क्या है, इसकी लायबिलिटीज। अब हम लोग आ जाए कॉमर्शियल बैंक पर, व्यावसायिक बैंकों पर। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, ये जारी करते हैं चेक बुकें या क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है साख। जितनी चेकबुक जारी करेंगे वो इनकी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी, है ना। तो जो लायबिलिटी है माने इनको देना है। लायबिलिटी को हिंदी में हम लोगों ने क्या लिखा था, दायित्व, जो इनको देना है, यानी जिसका भुगतान करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और एसेट्स को हमने लिखा था परिसंपत्तियां। तो कमर्शियल बैंक की एसेट्स क्या होते हैं,
एसेट्स होते हैं जनरली जो इन्होंने किसी को उधार दिया हुआ है, माने जो इन्होंने लोन दिए हुए हैं, या इनके पास कुछ कैश भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग जान लें कि लायबिलिटीज क्या हैं और एसेट्स क्या हैं। आरबीआई के पास एसेट्स क्या हैं? विदेशी मुद्रा रखी हुई है, सोना रखा हुआ है और बहुत सारी सरकारी प्रतिभूतियां रखी हुई हैं। जितना रखा है उसके बदले में ये क्या जारी कर देता है? करेंसी एंड कॉइन्स। 200 का नोट जारी कर दिया, 2000 का नोट जारी, व्हाटएवर इट इज, वो इसका काम है। लेकिन सर लायबिलिटी इससे ज्यादा करेंसी नहीं जारी की जा सकती। कौन सवाल पूछ रहा था देख तूने? हाँ बताओ कौन पूछ रहा था, हम जानना चाहते हैं कौन। सर रोहित इससे मिश्रा। ज्यादा हाँ रोहित मिश्रा। इससे ज्यादा करेंसी नहीं हाँ जारी की रोहित जा मिश्रा। सकती। हाँ आंसर भी देने दो, जब तुमने सवाल पूछ लिया। मैं तो केवल देखना चाहता था कौन। सवाल ठीक है, अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। देखिए मैं फिर से बताऊं कि ये जो सिस्टम है बैंकिंग का, वो किस तरीके से काम करता है उसको समझना पड़ेगा। पहले जो सिस्टम था वो उतनी ही करेंसी जारी कर सकता था जितना सोना उसके पास होता, यानी उससे ज्यादा नहीं जारी कर सकता। इसे हम लोग कौन सा सिस्टम कहते थे जो बहुत पुराने जमाने में चलता था? कब से पहले चलता था? 1914 के पहले। उस करेंसी का नाम था कन्वर्टिबल करेंसी, परिवर्तनीय मुद्रा, यानी जब चाहे सोना ले लें आप मुद्रा को जमा करके। यह परिवर्तनीय मुद्रा व्यवस्था 1914 के बाद पूरी दुनिया में लगभग समाप्त हो गई, छोड़ अमेरिका के। अमेरिका ने इसे 1971 में बदला। ये जो कन्वर्टिबल करेंसी सिस्टम होता है इसमें फिक्स्ड होता है, $35 ले जाइए और 1 आउंस सोना ले आइए। ये सिस्टम ही खत्म। फिर सिस्टम शुरू हुआ प्रोपोर्शनल करेंसी या रिप्रेजेंटेटिव करेंसी। जितना सोना और विदेशी मुद्रा है उसका कई गुना हम लोग छाप सकते, कई गुना। कितना गुना? प्रोपोर्शन फिक्स हो जाता था, 6 गुना, 16 गुना, 26 गुना। लेकिन इससे भी काम नहीं चला, क्योंकि सोने के बढ़ने की दर भी बहुत कम है। पूरी दुनिया में मुश्किल से 1.3% सोना 4 वर्षों में बढ़ पाता है। अगर 1 वर्ष में बात करें तो 0.4% सोना बढ़ पाता है, सोने के खनन कम होता है। तो फिर हमने क्या किया? मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी हर केंद्रीय बैंक के पास कुछ न्यूनतम मात्रा में सोना और विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। उसके बाद वो कितनी भी करेंसी छाप सकता है, लेकिन जब वो करेंसी छापता है तो बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी भी जारी रख लेता है। मैंने आपसे बताया ये थ्योरेटिकल सिस्टम है, इसका उपयोग और नहीं था। अब ये मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट सिस्टम है, माने आपके पास अगर 400 करोड़ का सोना और विदेशी मुद्रा है तो आप भारत में 16 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ की मुद्रा छाप लेते हैं, क्योंकि मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि अब जो लिखा होता है, जरा पढ़िए लिखा क्या है नोट पर। मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। पहले इसका क्या मतलब था? हमारे को जरूरत हो तो हम 100 रुपया ले जाएं और बदले में सोना ले लें। अब ये मतलब ही नहीं है। अब इसका ये मतलब है कि अगर आपका नोट फटा है, पुराना है, तो आपने पुराने नोट को बदलकर नया नोट ले ले, खत्म बात। तो अब रिजर्व बैंक की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। मैं पहले कह रहा हूं, मैं तीनों थियरी पढ़ा रहा हूं। ये थियरी एस्पेक्ट बड़ा पुराना है, इसलिए इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। हमको नई चीजें ज्यादा पढ़नी चाहिए। होपफुली मुझको लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अब मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट का सिस्टम है। छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं, नहीं तो ऐसे धीरे धीरे रुक जाएंगे। पूछने को कोई सवाल नहीं है, लेकिन हमने सोचा था कि एक दिन हम दे देंगे पूरा सवाल पूछने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो समय आ नहीं पाया किसी वजह से। चलिए, तो इसके हिसाब से मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई बराबर मौद्रिक दायित्व। एमएल जहां लिखा, मॉनेटरी लायबिलिटीज माने दायित्व। अब इस थ्योरी के हिसाब से बैंकों के पास कुछ मौद्रिक दायित्व भी होते हैं और कुछ गैर मौद्रिक दायित्व भी होते हैं। इनको भी जरा समझ लें, इनको भी जरा समझ लें। मौद्रिक दायित्व क्या है मैंने अभी बताया। जितने 100-200 के नोट छपे या जितने की चेकबुक जारी की गई, उसके बदले में आपको मुद्रा देनी ही है। इसे हमने क्या कहा? मॉनेटरी लायबिलिटी या मौद्रिक दायित्व। अब गैर मौद्रिक दायित्व कौन से? बैंकों में लॉकर होता है, लॉकर में आप अपना सोना रखते हैं, जेवर रखते हैं। ये मुद्रा के रूप में नहीं रखते,
लेकिन क्योंकि बैंक में रखा हुआ है तो ये बैंक आपको इसके बदले में जो भी है उतना सामान देगा। इसे हमने क्या कहा, मौद्रिक दायित्व, माने जिसको कैश के रूप में कन्वर्ट करना है, गैर मौद्रिक माने जिसे वस्तुओं के रूप में करना है। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कहा, दायित्व। इसी तरह एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स प्लस नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। एसेट्स को हमने क्या कहा, परिसंपत्ति। मैं हिंदी में बोलता भी जा रहा हूं, लिखता भी जा रहा हूं। फाइनेंशियल माने वित्तीय संपत्ति। वित्तीय संपत्ति का मतलब बिल्कुल साफ है, बैंकों के पास हमने क्या बताया, एसएलआर माने सरकारी प्रतिभूतियां रखी हैं जिनको जब चाहे कैश करा लो। सीआरआर उसने रिजर्व बैंक के पास जमा कर रखा है, जब चाहे कैश करा लो। चेस्ट में उसके पास कैश रखा हुआ है, जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है। लोन दिया हुआ है, ये वापस आना है। ये सारी क्या है, वित्तीय संपत्तियां जिन्हें हम मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक के पास कुछ और भी होता है। बैंक के पास अपनी बिल्डिंग होती है, ये तो गैर वित्तीय है। बैंक के पास अपनी तिजोरियां होती होंगी, चेस्ट्स होते होंगे, टाइपराइटर्स होते होंगे, पता नहीं आजकल के जमाने में तो खैर कंप्यूटर्स होते होंगे। ये सब क्या है, गैर वित्तीय संपत्ति। तो नियम से इन दोनों को बराबर होना चाहिए, दायित्वों को संपत्तियों के बराबर होना चाहिए। और हमने क्या कहा, मुद्रा संपत्ति किसके बराबर है, मौद्रिक दायित्व के बराबर है। तो अगर हम एमएल को इधर ले आए, क्योंकि किसके बराबर है, एमएस के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट्स प्लस नॉन फाइनेंशियल एसेट्स माइनस एनएमएल। इधर चला गया गैर मौद्रिक दायित्व। तो कुल मिलाकर मौद्रिक संपत्ति या मुद्रा दायित्व कितना है, जितना वित्तीय होना कितना चाहिए, मौद्रिक दायित्व कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। अब अगर हम देखें नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, तो अभी हमने गिनाए थे, बिल्डिंग, चेस्ट वगैरह, ये तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम। जबकि गैर मौद्रिक दायित्व बैंकों पर बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जनरली हम इन दोनों का निवल निकाल लेते हैं और लिखते हैं फाइनेंशियल एसेट्स प्लस माइनस एनएनएमएल। माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये ज्यादा होता है और इससे हमेशा ज्यादा होता है। तो ये नेट हो गया, नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज, निवल गैर मौद्रिक दायित्व। तो ये है संपत्तियां और ये है गैर मौद्रिक दायित्व। अगर ये एमएल के बराबर हैं, यानी मनी सप्लाई के बराबर हैं, तो मनी सप्लाई कब बढ़ेगी, मनी सप्लाई तब बढ़ेगी जब या तो वित्तीय संपत्तियां बढ़ें, यानी ज्यादा उधार दिया हो, यानी ज्यादा कैश रखा हो, ज्यादा एसएलआर रखा हो, और यह गैर मौद्रिक दायित्व निवल घटे, निवल गैर मौद्रिक दायित्व घटे। तो इनके हिसाब से जो मुद्रा पूर्ति है उसको बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है वित्तीय संपत्तियों को बढ़ाइए। वित्तीय संपत्तियां कौन है, मैंने बताया, एसएलआर ज्यादा हो, सीआरआर ज्यादा हो, चेस्ट में कैश ज्यादा हो, उधार ज्यादा दिया हो, ये सब वित्तीय संपत्तियां हैं। वित्तीय संपत्तियां बढ़ेंगी तो मौद्रिक दायित्व बढ़ेगा, तब मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी। और यह गैर मौद्रिक दायित्व घटने लगे, यानी हमारे ऊपर जो दायित्व हैं उनकी मात्रा को घट जाए। ये एक बड़ी पुरानी थ्योरी है, मैंने सिर्फ इसको इसलिए पढ़ा दिया कि एक छोटा सा मॉड्यूलर फॉर्म में कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता था, मैंने केवल आपको पढ़ा दिया। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं असली या व्यवहारिक रूप में या लिक्विडिटी अप्रोच के रूप में। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये जो मनी सप्लाई का, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, या जिस पर सब निश्चित रूप से क्वेश्चन आता ही आता है, उसके बारे में बताया। जनरली क्या होता है कि मुद्रा पूर्ति को हम लोग तरलता के आधार पर बांटते हैं। तरलता के आधार का मतलब है लिक्विडिटी के आधार पर। जैसे उदाहरण के लिए, एक मिनट के लिए सोचिए, इसको मैं केवल समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए इधर दूर लिख रहा हूं। कैश का इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन चेक का इस्तेमाल कब कर पाएंगे, ध्यान से देखिए, चेक का इस्तेमाल तब कर पाएंगे जब सामने वाला लेने को तैयार हो। मान लीजिए कि सामने वाले ने कहा कि मैं आपको सोफा दूंगा, 40,000 रुपए में दूंगा, लेकिन चेक नहीं लेता, कैश ला के दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा, कैश निकालना पड़ेगा। और अगर संडे है आज की तरह, तो आपका बैंक कैश भी नहीं करेगा, एटीएम से निकालना पड़ा, एटीएम में पैसा है कि नहीं। इसका मतलब कैश की तुलना में कैश क्या है, जीरो टाइम लिक्विडिटी। जीरो टाइम माने शून्य समय पर लिक्विड है, जब चाहे इसे सोफे में बदल लीजिए, हाथी में बदल लीजिए, पंखे में बदल लीजिए, घड़ी में बदल लीजिए। चेक
जीरो टाइम नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, शुद्ध मनी, और इसको क्या कहा, नियर मनी। मनी तो ये भी है, लेकिन ये क्या है, लगभग मुद्रा है, निकट मुद्रा है, मुद्रा ही है, लेकिन थोड़ा सा लग सकता है कि 4-6 घंटे लग जाए, हो सकता है कि एक पूरा दिन लग जाए। अब इसकी जगह एक और चीज सोचिए कि आपने इंश्योरेंस कंपनी में अपना पैसा जमा किया हुआ है, तो फिर क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी में जब यह पूरा, या तो आप इंश्योरेंस का 5 साल पूरा हो जाएगा तब पेमेंट मिलेगा, या अगर आप तुड़ाएंगे तो थोड़ा आपका नुकसान हो जाएगा। ये थोड़ा नियर से थोड़ा फार मनी होती चली गई। तो मुद्रा को लिक्विडिटी के आधार पर बांटे तो कैश क्या होता है, वो जीरो टाइम लिक्विड होता है। तो मनी सप्लाई को अगर इस आधार पर बांटा जाए तो भी हम बांट सकते हैं। हम इसे पूरे डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, हम केवल मतलब भारत के कंसेप्ट के रूप में पढ़ा रहे हैं, भारत के संदर्भ के रूप में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत में मुद्रा पूर्ति को कैसे नापा जाता है, हम केवल इसका अध्ययन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कर रहे हैं, केवल इसका अध्ययन कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक भी बता दूं, 1961 तक, 1961 तक केवल एक ही कंसेप्ट इस्तेमाल होता था जिसका नाम लिखते थे M1। याद रखने की बात है, 1961 के पहले भारत में मुद्रा पूर्ति का केवल एक ही मतलब होता था, M1। M1 क्या होता है अभी बताऊंगा, इसकी चिंता हमें नहीं करनी है, लेकिन एक ही कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट के बाद जब बहस शुरू हुई तो सबसे पहले याद रखिए कि 1961 में एक कमेटी बनाई गई, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट 1964 में लागू हुई, और उसे कहते हैं चक्रवर्ती कमेटी। ये पहली कमेटी थी जिसने बहुत बढ़िया काम किया, और उसने भारत की मुद्रा पूर्ति को 4 भागों में बांटा। ध्यान से देखिएगा क्या है, अब M1 समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने क्या कहा अभी आपसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का आर्टिकल देखिए और अपनी किताब का आर्टिकल देखिए, आपको अंतर नजर आ जाएगा कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है। यहां पर मैं एक चीज और भी समझाता जा रहा हूं, आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग वन मोर। वो क्या समझाता जा रहा हूं कि इसको समझने की कोशिश करिए कि जब हमको हाई पावर्ड मनी भी पढ़नी है, इसके बाद ही पढ़नी है, तुरंत ही इसके बाद पढ़नी है हाई पावर्ड मनी थ्योरी, तो हम हाई पावर्ड मनी थ्योरी के भी कुछ कंसेप्ट इसको बताते हैं। 1964 की जो चक्रवर्ती कमेटी थी, इसको 1977 में रिवाइज किया गया। अभी जो हम कह रहे थे गलती कहां पर है उसमें, 1964 की कमेटी और 77 की कमेटी में थोड़ा चेंज कर दिया गया था, लेकिन लोगों ने, हिंदी की किताब वालों ने 1964 की कमेटी का ही रिपोर्ट दी है, 77 की कमेटी की रिपोर्ट नहीं दी है। खैर, न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1999 में फाइनली वाईबी रेड्डी कमेटी आ गई, और वाईबी रेड्डी कमेटी ने एक नई रिपोर्ट दी जिसको आपको विस्तार से लिखना है, और इसमें मुद्रा पूर्ति को 7 भागों में बांटा गया है। लिख लीजिए, मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा, वो वाले भी ये वाले भी, तो लिखवा देता हूं पहले से और उसके बाद आगे पढ़ाता, ताकि कोई चीज मैं ही भूल जाऊं। मान लीजिए बाई द वे, तो मैं अपना पिछला वाला बोर्ड निकाल के चेक कर सकता। देखिए मतलब क्या है, चक्रवर्ती कमेटी या 1961 की कमेटी का मतलब क्या था। M1 का मतलब हमेशा याद रखिए, जो हमने आपसे कहा था, लगभग लगभग कैश, लगभग लगभग कैश। ये क्या होता था, इसको अगर हम लिखें तो शब्द लिखते हैं करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस ODRBI। ध्यान से देखिए, ये होता है इसका मतलब। अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से बता देता, क्योंकि यही M1 करीब करीब यहां पर भी है, और यही M1 करीब करीब लगभग लगभग यहां M0 पर भी। और इसी को हम लोग प्रायः रिजर्व मनी कहते हैं, या इसी को प्रायः हम लोग बेस मनी कहते हैं। बेस मनी माने आधार मुद्रा, रिजर्व माने प्रारक्षित मुद्रा, जो भी समझे मतलब समझने की कोशिश कीजिए। और मैं चक्रवर्ती कमेटी और रेड्डी कमेटी के बीच का अंतर भी कर रहा हूं, 77 का अंतर भी कर रहा हूं, समझा रहा हूं। करेंसी विद द पब्लिक, पहला शब्द क्या है, जनता के पास मुद्रा, करेंसी विद द पब्लिक।
यानी जो पैसा हमारे और आपके पास है ना, जो पैसा हमारे और आपके पास है, कैश, नकद। यहां पर पब्लिक का मतलब मैनेजर भी हो गया, और पब्लिक का मतलब इंडस्ट्री भी हो गई, और पब्लिक का मतलब हर कोई हो गया। यानी जिसके पास भी पैसा है, व्यवसायी है, उसने स्टॉक खरीदने के लिए पैसा रखा है, हमने उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा रखा है। जनता के पास मुद्रा, पहला शब्द बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, करेंसी विद द पब्लिक। अब जब करेंसी विद द पब्लिक का मतलब है कि जो हमारी जेबों में पैसा है, जिसको हम जब चाहें शून्य समय पर नकद में परिवर्तित कर सकते हैं। वी कैन चेंज दिस एट जीरो टाइम। दूसरा शब्द है डीडी, डिमांड डिपॉजिट, और इसको प्रायः पहले बड़ा गलत मत समझिएगा, इसको लिखते हैं मांग जमा। लेकिन इसको जो मांग जमा लिखते हैं तो याद रखिए, ये मांग जमा जो शब्द है ये विदेशी शब्द है, ये भारत का शब्द नहीं। भारत में अगर इसे लिखना चाहें तो 61 की परिभाषा और 64 की परिभाषा, याद रखिए कौन कौन सी परिभाषाएं बोल रहा हूं, 61 और 64, 77 की नहीं बोल रहा हूं। यही गलती आ जाती है जो मैंने बताया कि किताबों में गलती। इसका मतलब होता है करेंट अकाउंट। अब आप कहेंगे करंट अकाउंट क्या वाला है, चालू खाता क्या वाला है, तो मैं समझा भी देता हूं। और भारत में ये चालू खाता है, बाकी जगहों पर ये डिमांड डिपॉजिट है। और कब सर ऐसा क्यों है? सर ऐसा बताने दो, जब बताने दोगे तब तो चलेंगे ना। देखिए, जब आप पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक क्या करता है, उस पैसे को किसी को उधार देता है। लेकिन कुछ पैसा ऐसा होता है जिसको बैंक उधार नहीं दे सकता, क्योंकि आप जब चाहे ले लें। लेकिन फिर बैंक उस पैसे पर ब्याज भी नहीं देता, बल्कि कुछ आपसे चार्ज करता है। समझने की बात है, ये ऐसा है जब आप मांगे तब पैसा मिलेगा, एनी टाइम। चेक कौन सा वाला, करंट अकाउंट का। इस पैसे पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता, क्योंकि इसको उधार दे ही नहीं सकता, इसको कैश में रखना पड़ता है। दुनिया में हमारे यहाँ चेकबुक 10 और 20 की मिलती है, दुनिया में तो 1000 की चेकबुक मिलती है, यानी 1000 पन्ने होते हैं। अखबार खरीदा, एक चेक काट के दे दिया। बस का किराया दिया, एक चेक काट के दे दिया। ये पुरानी बात हो गई, जिससे इसीलिए कह रहा हूँ 61 और 64 की बात हो गई। क्यों पुरानी बात हो गई? क्योंकि अब इसकी जगह कुछ और हो गया है। क्या हो गया है? डेबिट कार्ड। जहां चाहे डेबिट कार्ड लगाया, पेमेंट कर दिया, अब लिखने की जरूरत नहीं रह गई। तो ये जो डेबिट कार्ड है, ये नई परिभाषा में भी नहीं है, भारत की 1999 की परिभाषा में भी नहीं है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। क्योंकि डेबिट कार्ड 1999 में भी नहीं आया। जैसे जैसे समय बदलता है, चीजें बदलती। तो M1 का मतलब होता था ऐसा जमा जिसको आप जब चाहे निकाल लें, और जिस पर आपको बैंक ब्याज नहीं देता था, क्योंकि आप तो कभी भी निकाल सकते हैं। कौन से पर ब्याज देता था? ध्यान से देखिए, सेविंग डिपॉजिट, बचत खाता। और सेविंग डिपॉजिट जो होता था, इस पर 2%, अब 2% ब्याज है, पहले थोड़ा ज्यादा होता था। सेविंग डिपॉजिट पर पहले भारत में चेकबुक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलती थी? कारण बिल्कुल साफ था, आप जब चाहे निकाल लेंगे पैसा। तो सेविंग डिपॉजिट पर आपके लिए बहुत सारे नियम थे पहले, अब नहीं है नियम, अब बदल गए हैं नियम। तो जो सेविंग डिपॉजिट होता था वो 1961 और 64 में M1 में शामिल नहीं था, 77 में शामिल हो गया। तो पहले डिमांड डिपॉजिट था, अब उसकी जगह सेविंग डिपॉजिट भी आप लिख सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? जिस पर बहुत छोटा सा ब्याज मिलता है, 2%, और बदले में चेकबुक भी मिलती है। पहले सेविंग डिपॉजिट नहीं होता था, डिमांड डिपॉजिट में चेकबुक मिलती थी, सेविंग डिपॉजिट में आपको बैंक जाकर पैसा निकालना पड़ता था। जब बैंक जाएंगे तो आपको जाने आने का खर्च होगा, बाकी मेहनतें होंगी, तो आप हर रोज नहीं निकालेंगे ना। चेक तो जब चाहे जहां चाहे बैठ के काट दिया। तो 1961 की परिभाषा में डिमांड डिपॉजिट था, 64 की परिभाषा में भी बिल्कुल यही चीज लिखा हुआ था। 64 की परिभाषा में CP प्लस DD प्लस
ओडी आरबीआई, ओडी आरबीआई माने आरबीआई के पास अन्य जमा, आरबीआई के ये बहुत कम होता है इसलिए इस पर बहस नहीं, ये तो मुश्किल से पूरी करेंसी का 0.3% होता है, उसके बारे में नहीं जमा होते। आरबीआई के पास अन्य जमा वो किनके होते हैं, बैंकों के होते हैं, बाकी लोगों के होते हैं, जब चाहे निकाल सकते। तो ये कैश है, पूरी तरह से कैश, ठीक है ना। लेकिन 77 में डीडी लिखा रह गया, लेकिन इसका मतलब हो गया था सेविंग डिपॉजिट। ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या हो गया था, सेविंग डिपॉजिट, माने जिस पर चेक बुक मिले, यानी जिस पर चेक दे सकते हैं वो लगभग कैश है। तो M1 है क्या, मनी, पूरी तरीके से मनी, इसमें कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। यानी ये करेंसी विद द पब्लिक है। अब इसमें सेविंग डिपॉजिट 77 से शामिल हो गया, 61 तक ये डिमांड डिपॉजिट था, प्लस ओडी आरबीआई, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं सीपी प्लस डीडी प्लस ओडी आरबीआई। ये पुरानी चक्रवर्ती कमेटी है जो 64 में जिसकी रिपोर्ट आई लागू हुई, 77 में जिसको रिवाइज किया। अब M2 क्या है, ध्यान से देखिए। M2 में हम लोग पूरा M1 तो शामिल करते ही हैं, M1 हम लोग शामिल करते हैं, पूरा का पूरा M1 शामिल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग कुछ और चीजें शामिल कर लेते हैं, जैसे टर्म डिपॉजिट, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, जैसे गोल्ड डिपॉजिट। समझने की कोशिश कीजिए। M2 क्या है, M2 वह मुद्रा है जो उसके बदले में हमको चेकबुक मिला हुआ है, लेकिन हम उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते, हमने 3 साल के लिए जमा कर दिया है। अगर हम इसमें से तोड़ेंगे, निकालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा फाइन लगेगा। तो ये कुछ दिन के लिए पैसा जमा किया है, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है, शब्द क्या लिखा है यहाँ पर, नियर मनी। मनी तो है, लेकिन इसके इस्तेमाल में कुछ समय लग सकता है, कुछ घंटा लग सकता है। ये तो टोटल कैश था, ये तो टोटल कैश था। और M3 क्या था, ध्यान से देखिए। M3 में आपकी किताबों में लिखा है M2, लेकिन है असल में M1 प्लस डिपॉजिट्स एट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। M3 अलग होता है, M3 को हम लोग क्या कहते थे, कुछ अलग कहते। और M4 क्या होता था, ये पुरानी परिभाषा है इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखा दे रहा हूं, प्लस ऑल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा होता है सरकार के पास चला जाता है, माइनस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट माने राष्ट्रीय बचत पत्र। तो उस जमाने की जो परिभाषाएं थी, इन परिभाषाओं में बहुत सारी चीजें नहीं, इसलिए हमने युद्धवीर रेड्डी कमेटी बनाई और भारत की मुद्रा पूर्ति की एक नई परिभाषा दी, है ना। और ये जो नई परिभाषा है, इससे हमने पूरा वित्तीय क्षेत्र का अध्ययन किया। अब मैं आपको रेड्डी कमेटी को विस्तार से पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये आंकड़े कहां से आएंगे, वगैरह वगैरह। तो ये जो है पुराना इतिहास हो गया। 61 तक एक ही परिभाषा थी, 64 के बाद कुछ परिभाषाएं शुरू हुई, फिर 77 में उनको रिवाइज किया गया। लेकिन अभी तक जो भारत में चल रही है वाई वी रेड्डी कमेटी चल रही है, हालांकि इसमें भी बहुत कमियां हैं जिनका हम लोगों को अलग से विश्लेषण करना पड़ेगा। तो अब हम लोग वाई वी रेड्डी कमेटी की बात करते हैं। वाई वी रेड्डी कमेटी कहते हैं कि मनी जो है वो क्या है, एक फाइनेंशियल सेक्टर का, वित्तीय क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फीचर है। इसलिए इसको कहां से पढ़ना चाहिए, फाइनेंशियल सेक्टर का पूरा सर्वे करना पड़ेगा, फुल सर्वे, यानी पूरे वित्त क्षेत्र का अध्ययन हमको करना। और बिना पूरे वित्त क्षेत्र का अध्ययन किए हम लोग मुद्रा की पूर्ति को नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि 2 हिस्सों में बांट लें। एक को उन्होंने कहा मौद्रिक मॉनेटरी एग्रीगेट्स, मौद्रिक समुच्चय, जो शब्द है हिंदी में बिल्कुल साफ लिखिएगा, मौद्रिक समुच्चय,
एग्रीगेट के बहुत सारे शब्द मैंने देखे, लेकिन ये लिखा हुआ है भारत सरकार ने, इसलिए इसी को लिखना होगा। और इनके आगे उन्होंने लिखा हुआ भी है नेट मॉनेटरी एग्रीगेट्स, NM1 NM2 वगैरह वगैरह। इनकी जो परिभाषा है, पहले क्या लिखे हैं? मौद्रिक समुच्चय। मौद्रिक समुच्चय कितने हैं? 4। ध्यान से देखिएगा कितने हैं? 4। पहले को कहा M0, इसी को हम कहते हैं बेस मनी, इसी को हम कहते हैं रिजर्व मनी। इसको अगर आपको केवल समझना हो तो ये समझ लीजिए कि RBI के द्वारा जारी मनी। अब RBI के द्वारा जो जारी मनी है वो कहां कहां है, कैसे कैसे है, M0 में क्या क्या चीजें आती हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। जो भी मुद्रा जाएगी वो कहां जाएगी? सीधी सी बात है, या तो लोगों ने उसको अपने कैश के रूप में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? करेंसी विद द पब्लिक, या तो उनके पास हुआ। और अगर यहां नहीं है तो कहां होगी? हमने बैंकों में जमा कर दिया, बैंक डिपॉजिट्स। और अगर कहां है तो कहां जाएगी? RBI के पास है, ODRBI। अब ध्यान से देखिए, मैंने BD लिख दिया, और BD लिखना गलत है, लिख तो दिया मैंने बैंक डिपॉजिट्स, लेकिन BD नहीं लिखना था। क्यों नहीं लिखना था वो समझिए। जो बैंक डिपॉजिट आप जमा करते हैं, इनके कई हिस्से होते हैं। कई हिस्से का मतलब क्या है? कुछ पैसा ये जो बैंक है किसके पास जमा कर देता है? रिजर्व बैंक के पास जमा कर देता है। तो वो कहां चला जाएगा? रिजर्व बैंक के पास चला जाएगा। और बाकी हिस्सा क्या रखता है? फिक्स्ड कैश। तो इनके पास कौन कौन से हिस्से हो गए? रिजर्व, जो रिजर्व बैंक के पास जमा किया गया, RB प्लस ER। इसे आप ऐसे कर दीजिए, रिजर्व रेशियो प्लस एक्सेस रेशियो। डी हटा दीजिए। रिजर्व रेशियो माने जो रिजर्व रेशियो में जमा कर दिया गया, और जो बाकी बचा उसको हमने क्या कहा? एक्स्ट्रा रिजर्व। तो कायदे से इनको दो हिस्सों में पहले ही बांट देना चाहिए। तो ये बैंक डिपॉजिट्स नहीं है। बैंकों के पास जो पैसा है उसमें से कुछ पैसा कहां चला गया? रिजर्व रेशियो के रूप में चला गया। और बाकी जो पैसा है वो कैसा है? एक्स्ट्रा रिजर्व, जो इनके पास रखा हुआ है। इसकी सिंपल परिभाषा है, इसमें सारी मुद्रा शामिल हो गई जो किसके पास है? बाजार में है, जिसको रिजर्व बैंक ने जारी किया है। इससे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो M0 एक अलग कंसेप्ट है। M0 का कंसेप्ट किससे संबंधित है? रेगुलेटर से संबंधित है, RBI से संबंधित है, और किसी से नहीं है। इसके बाद क्या आएगा? ध्यान से देखिए, M1 जो पुराना वाला है वही M2 M3, लेकिन इसका संबंध किससे होगा? कमर्शियल बैंकों से होगा। याद रखिए, इसके आंकड़े सरकार को हर 7 दिन में देने होते हैं। ये क्या है? स्टॉक मनी है। इसी को बाद में बढ़ाने घटाने की बात करेंगे। तो याद रखिए, M0 क्या है? बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। इसका संबंध पुराने किसी कंसेप्ट से नहीं है। ये पुराना M1 नहीं है। M1 अब आने वाला है, जो अब आएगा M1। पुराना M0 माने केवल रिजर्व बैंक से संबंधित है। रिजर्व बैंक ने जितनी पूरी मुद्रा को छापा, वो करेंसी पब्लिक के पास गई, या बैंकों के पास गई, या लौट के RBI के पास चली आई, या सरकार के पास चली गई, उससे तो M0 बेसिकली एक मुद्रा का स्टॉक कंसेप्ट है। एक क्या कह सकते हैं आप, मिलाकर के ऐसा कंसेप्ट है जो जारी की गई है, या रिजर्व बैंक के पास रखी हुई है, छाप के रखी हुई है, अभी दिया नहीं है। वो सब के सब मुद्रा M0 में है। अब आ जाइए, M1 क्या है? अब यहां से आपको समझ में आना लगेगा। ये वही है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, करेंसी विद द पब्लिक। अब यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट लिखें कि सेविंग डिपॉजिट लिखें, आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कहने जा रहा। लेकिन कौन सा है जिसको आप चेक से कभी भी निकाल सकते हैं? तो चाहे इसे सेविंग डिपॉजिट लिख लीजिए, चाहे डिमांड डिपॉजिट लिख लीजिए, या वो लिख लीजिए बैंकों में जमा। जो डिपॉजिट है बैंकों में, कहां पर जमा है? बैंकों में, जिसके बदले आपको चेकबुक मिलती है। ब्याज मिले या ना मिले,
इसमें करंट अकाउंट भी शामिल हो गया और सेविंग डिपॉजिट भी शामिल हो गया, जिसको आप जब चाहें निकाल सकते हैं। और यहाँ पर भी प्लस ओडी आरबीआई, आरबीआई के पास लोगों का जमा, ये भी इसमें शामिल होगा। ये M1 पुराने M1 से कंपेरेबल है, ये M1 पुराने M1 से कंपेरेबल है। इसको ध्यान में रखना है कि दिस इज कंपेरेबल टू ओल्डर M1। अब समझना है फर्क। यहां पर लिखा है M2, यहां पर भी M1 पूरा है, प्लस देखिए क्या लिखा है, टर्म एंड अदर डिपॉजिट्स। लेकिन कहां पर, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इन कॉमर्शियल बैंक्स विद 1 ईयर टाइम मैच्योरिटी। ध्यान से इसको समझना है, ये एक नया कंसेप्ट है। M2 M1 से बड़ा है, M2 M1 से बड़ा है। वहां पर आपने जो पैसा आपके पास है या जो पैसा आपने बैंक में जमा किया है, जिसके बदले बैंक ने आपको चेकबुक दी है, आप जिस पैसे को निकाल सकते हैं, इसी को हम लोगों ने कहा कैश, पूरी तरह से लिक्विड। इसका इस्तेमाल हर समय किया जा सकता है। M2 को हमने कहा नियर मनी, और नियर मनी की जगह एक और शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म मनी। शॉर्ट टर्म माने अल्पकालिक, और शॉर्ट टर्म की परिभाषा दे दिया 1 ईयर। अगर आप बैंक में कोई खाता खोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संविदा करते हैं, ऐसी संविदा करते हैं जो कितने दिन में पूरी हो जाएगी, 1 साल में। यानी अगर आपने 6 महीने का फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 3 महीने का फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 364 दिन का फिक्स डिपॉजिट कर दिया, या कोई रिकरिंग डिपॉजिट खोल दिया 1 साल के लिए, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद लिया आपने बैंकों का, जमा प्रमाण पत्र खरीद लिया, लेकिन अवधि कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 ईयर। M2 में वे सारे बैंक जमा शामिल हैं जिसको आपने एक अवधि के लिए किया है। टर्म माने सावधि खाता, जिसमें एक अवधि फिक्स्ड है। ये जो सावधि खाता है, जिसमें हमने एक टर्म डिपॉजिट कर रखा है, फिक्स कर रखा है, वो टर्म कितने दिन का होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैंकों में और क्या चीज जारी होती है, जमा प्रमाण पत्र, साख प्रमाण पत्र, CD। ये कौन जारी करता है, बैंक भी जारी कर सकते हैं और बाकी लोग भी जारी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना क्या है, ये जो M1 M2 M3 है, इनका संबंध केवल कमर्शियल बैंकों से है, किसी और से नहीं है। M0 का संबंध केवल RBI से है और किसी से नहीं है। और कमर्शियल बैंकों में जब चाहे नकद निकाल लीजिए तो M1 हो गया। 1 साल तक की अवधि में नकद निकालने की सुविधा है, तो इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, M2, और इसका नाम क्या ले लिया, नियर मनी। और M3 में क्या हुआ, M2 प्लस ऑल लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। लेकिन अभी भी याद रखिए कहां की बात कर रहे हैं, बैंकों की बात कर रहे हैं, सिर्फ बैंक। कौन से बैंक, व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के अलावा कुछ नहीं। इसमें कॉमर्शियल बैंक के अलावा कुछ नहीं आ रहा। और इस M3 को हम कहते हैं ब्रॉड मनी। अभी समझ में आ जाएगा ब्रॉड मनी क्या होता है, विस्तृत मुद्रा क्या होती है। लिक्विड मनी, नियर मनी, ब्रॉड मनी। लिक्विड मनी माने जब चाहे कैश ले लिया, नियर मनी माने थोड़ा समय के लिए अगर आपको कुछ करना पड़ा तो करना पड़ा, ब्रॉड मनी माने यहां पर बैंकों का साख सृजन भी शामिल हो गया। ऑल लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, जितने भी बैंक में आपके 1 साल से ऊपर के खाते हैं, 1 साल से ऊपर के, 1 साल से नीचे के हैं M2 में गया, 1 साल से ऊपर के हैं M3 में चला। इनको हमने क्या कहा, मौद्रिक समुच्चय। ये कहां पर है, बैंकों में है। कौन से बैंकों में, केवल व्यावसायिक बैंकों में। वहां अगर आप पैसा जमा करते हैं तो बैंक क्या करते हैं, साख का सृजन कर देते हैं, क्रिएशन क्रेडिट का कर देते हैं। ये
बढ़ा देते हैं मुद्रा की मात्रा को, इसलिए इनको हम लोगों ने कहीं अलग रखने की कोशिश की है। पहला केवल रिजर्व बैंक है, बाकी तीनों किस में आ गए मौद्रिक समुच्चय में? व्यावसायिक बैंकों में आ गए। ऐसा नहीं कि मुद्रा खत्म हो गई, इसके बाद भी मुद्रा रहेगी। जो तरलता को बढ़ाएगी उनके लिए हमने लिखा L1, L2, L3, इनको हम क्या लिखेंगे? तरलता समुच्चय। ये तरलता के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ये मनी के दूसरे रूपों में शामिल हैं। लिक्विडिटी तो है, तरलता तो है, ये विस्तृत तरलता है, लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं नीचे वाली, ये मुद्रा की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते। जितनी मुद्रा है उतनी ही रहेगी, इसको बढ़ाने की क्षमता इनके पास। तो अगर इनके पास बढ़ाने की क्षमता नहीं तो ये क्या कर सकते हैं? तरलता तो दे सकते हैं, लिक्विडिटी तो दे सकते हैं, लेकिन मुद्रा की मात्रा को विस्तृत नहीं कर सकते। मुद्रा की मात्रा को कौन विस्तार दे सकता है? ये कौन है? रिजर्व बैंक। यानी ये टोटल मुद्रा के स्टॉक को बढ़ा सकता है, नए नोट छाप सकता है, पता नहीं क्या क्या कर सकता है, ये तो बढ़ा ही सकता है। और कौन बढ़ा सकता है? कमर्शियल बैंक। ये M1 से M3 तक आते आते मुद्रा को 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना बढ़ा सकते हैं। कैसे? मनी मल्टीप्लायर से या डिपॉजिट मल्टीप्लायर से, किसी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी भी मुद्रा है। वो मुद्रा कहां जमा है? कहीं भी जमा है, वो तरल मुद्रा है, तरलता के समुच्चय में आएगी, इट विल कम अंडर लिक्विडिटी। लेकिन ये क्योंकि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा नहीं सकते, इसलिए इनको अलग से पढ़ा जाएगा, और ये और भी ज्यादा आ जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कौन आएगा? इसमें पूरा M3 शामिल है, ये तो पूरा शामिल है ही, क्योंकि ये भी मुद्रा है, तो ये भी मुद्रा है। लेकिन इसमें ऑल डिपॉजिट्स कहां पर करना है? डिपॉजिट इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लस अदर इंस्टीट्यूशंस। पैसा तो आपने जमा कर दिया कहीं पर भी, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये आपसे पैसा ले रहे हैं, उधार भी दे सकते हैं, लेकिन कितना? जितना आपसे लिया है उतना ही उधार देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ये मुद्रा की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते। इसके बाद आप कहां पैसा जमा कर सकते हैं? और भी जगहों पर जमा कर सकते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक में, सॉरी, इज इंक्लूसिव ऑफ L1 लिखना चाहिए, L1 प्लस ऑल डिपॉजिट। अब कहां डिपॉजिट कर सकते हैं इसके अलावा पैसा? आप जमा कर सकते हैं डेवलपमेंट बैंकों में, IDBI में जमा कर दीजिए, सिडबी में जमा कर दीजिए, कोऑपरेटिव बैंक में जमा कर दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी में जमा कर दीजिए। जहां भी पैसा आपने जमा किया वो है तो तरल ही, लेकिन ये पैसा आपने कहां जमा किया है? जो उधार नहीं दे रहे। इस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल है L1 और L2 को, लेकिन समझेंगे तो बड़े आसानी समझ जाएंगे। ये क्या है? बैंक नहीं है। बैंक का मतलब क्या है? जो क्या कर सकता था? साख सृजन कर सकता था। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? वित्तीय संस्थान है, उधार तो दे ही रहे हैं, ट्रैक्टर खरीदने के लिए उधार दे रहे हैं, किसी और चीज के लिए उधार दे रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं और ब्याज से आपका पैसा चुका रहे हैं। ये क्या है? आपसे पैसा ले रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसानों को पैसा दे रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री को पैसा दे रहे हैं, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है तो एक्सपोर्ट करने वालों को पैसा दे रहा है। ये क्या है? विकास वाले बैंक। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लग रहा है, ये बिल्कुल अलग है। ये पर्सनल लोन ही नहीं है, ये तो विशेष सेक्टर विशेष के लोन, इसलिए ये बिल्कुल अलग हैं। और L3 में तो और भी आगे आ गया, इसमें L2 प्लस ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। पोस्ट ऑफिस का पैसा कहां जाता है? सरकार के पास जाता है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। फिर भी यहां लिख देंगे माइनस NSC, राष्ट्रीय बचत पत्र के साथ, वो कहीं अलग जाता है। अब ध्यान से देखिए कि जो नई परिभाषा है उसमें मुद्रा को 7 भागों में बांटा गया, लेकिन एरिया करके बांटा गया। पहला एरिया किससे संबंधित है? रिजर्व बैंक से। इसको हमने कहा स्टॉक, इतना तो पैदा हो गया, इसी के ऊपर बाकी मुद्रा पैदा होगी। जो मुद्रा होगी इसमें होगी, इसके अलावा कहीं भी जाएगी। इस मुद्रा को ही हर जगह बंटना पड़ेगा, यही मुद्रा है। इसमें से जो बैंकों के पास गई
तो बैंक किस पर साख बना सकते हैं और किस पर नहीं बनाते? बैंक प्रायः सेविंग डिपॉजिट वालों पर बहुत कम साख बनाते हैं, बहुत कम साख बनाते हैं, जब तक वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि सेविंग बैंक वाला तो कभी भी पैसा निकाल सकता है, उसको तो हमने चेक बुक दे रखी है। तो M1 में क्या है? पूरी तरीके से तरल, जो जमा है वो जब चाहे आप निकालिए, खर्च कीजिए, चाहे जो करिए। M2 क्या है? अब थोड़ा सा रक्षा आ गई, इसमें M1 तो शामिल है, उससे विस्तृत है, लेकिन इसमें 1 साल तक का आपने क्या किया हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है बैंक से कि हम भैया 1 साल तक नहीं निकालेंगे। और अगर आप निकालेंगे 1 साल तक तो फिर क्या होने वाला है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक ही चीज होने वाली है, और वो क्या? कि आपका जो भी पैसा है उसमें से जितना ब्याज मिलना चाहिए उसको कुछ काट के मिलेगा, डिस्काउंट से मिलेगा, क्योंकि पैसा तो आपने 1 साल के लिए जमा किया था। अब आप 6 महीने में निकाल रहे हैं, 3 महीने में निकाल रहे हैं, तो कुछ आपके ऊपर कॉस्ट आएगी। 1 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट माने इस पर भी बैंक लंबा उधार नहीं दे सकता, क्योंकि तो छोटे-छोटे उधार दे सकता है। 3 महीने को उधार दे सकता है, पर्सनल लोन दे सकता है, क्योंकि आप अपना पैसा 1 साल के अंदर में ले ही लेंगे, हर हालत में ले लेंगे। M3 3 साल के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उम्मीद है कि आप पैसा नहीं निकालेंगे। इससे बैंक क्या करता है? पूरी तरह साख सृजन करता है। तो पहले वाले का 10%, दूसरे वाले का 40%, तो तीसरे वाले का 70% तक बैंक साख सृजन में लगा देता है। तो व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? ये भी मुद्रा को पैदा कर सकते हैं। इनके पास जितनी मुद्रा जमा हुई उसका कई गुना कर दिया, इसीलिए इसके लिए हमने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? ब्रॉड मनी। M3 अपॉन M1 अगर हम लिख दें, मान लीजिए हम लिखें M3 अपॉन M1। M1 क्या है? आधार, इसी पर हमने बनाया क्या? M3। ये क्या है? साख मुद्रा को जोड़कर, इसीलिए हम इसी को क्या कहते हैं? डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं आराम से। क्योंकि विस्तृत मुद्रा क्या है? जितनी मुद्रा का विस्तार किया। मुद्रा बनाई शुरू में किसने? रिजर्व बैंक ने, लेकिन उस मुद्रा को विस्तृत किसने कर दिया? साख किसने दे दिया? ब्रॉड मनी माने विस्तृत मुद्रा, जिसमें हम साख मुद्रा को भी शामिल कर ले। जो बाकी मुद्रा है उसमें हम ये नहीं कहते कि मुद्रा नहीं, लेकिन वो दूसरे कामों के लिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आपने जमा कर दिया, वो किसी को उधार देंगे, ब्याज कमाएंगे, आपको पैसा दे देंगे। अगर आपने डेवलपमेंट बैंकों को पैसा दे दिया, तो ये सब इंश्योरेंस को दे दिया, तो इंश्योरेंस करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, पैसा आपका वापस बहुत कम होगा, उतना रेट पे होगा भी नहीं। L3 में क्या होगा? पैसा सरकार के पास चला जाएगा, पोस्ट ऑफिस का सारा पैसा सरकार लेगी, सरकार उसको खर्च करेगी और आपको पैसा लौटा लेगी। ब्याज कौन देगा? सरकार देगी। ये है रेड्डी कमेटी की रिपोर्ट, और ये भी बहुत पुरानी हो गई है, 21 साल पुरानी हो गई है। इसमें भी देख लेंगे आप, बहुत सारी चीजें नहीं है इसमें, कहीं क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, डेबिट कार्ड है ही नहीं, ATM है ही नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं, उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि उतना विस्तार से हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो मुद्रा पूर्ति की ये परिभाषा किसके संदर्भ में है? भारत के संदर्भ में है। इंग्लैंड में 7 भागों में नहीं बांटी जाती मुद्रा, इंग्लैंड में सिर्फ 4 भागों में बांटी जाती है, अमेरिका में 6 भागों में बांटी जाती है। हर देश का अलग अलग नियम है। हम लोग अपनी मुद्रा को मौद्रिक समुच्चय और तरलता समुच्चय 2 भागों में बांटते हैं। सर L1 और L2 थोड़ा कम समझ में आ रहा है सर, फिर से हाँ, कम समझ में। अभी शेयरिंग बंद करते हैं और समझाते हैं। सर फोन पे और पेटीएम में जो सर कैश रहता है सर, सेविंग डिपॉजिट सर, डिमांड डिपॉजिट। पहले किसी ने पूछा था उसका जवाब दे दें, फिर आपका जवाब भी दे देते हैं, क्योंकि कोई हमको हाई पावर्ड मनी भी पढ़ानी है तो उसको भी समझा देते हैं। देखो, तरल, तरल माने हम पे कैश पैसा है। इस कैश पैसे को किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सामान खरीद सकते हैं, लेकिन जब हमने ये पैसा 1 साल, 2 साल, 3 साल की, तो उस पैसे का इस्तेमाल हम तत्काल नहीं कर पाएंगे, या जितना पैसा है उससे कम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले कहां पैसा जमा करते हैं? बैंकों में। क्यों? क्योंकि बैंकों में जब चाहे चेकबुक से निकाल सकते हैं। तो अगर हमने चेकबुक से पैसा निकाल लिया, जब चाहे हम निकाल सकते हैं, तो बैंक उस पैसे को संभाल के क्यों रखेगा? क्योंकि उसे उधार देने से डरेगा। डरेगा क्यों? क्योंकि पता नहीं आप अपना पैसा लेने कब आ जाए। ऐसा नहीं कि नहीं देता है। मजे की बात आपको बता दें, 1 से 10 तारीख तक बैंक आपका पैसा आपके पास रखता है, 10 से 30 उसको मालूम है कम रखता है, तो 10 से 30 दिनों के लिए उसमें से भी उधार देगा। आवाज नहीं आ रही। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ जी, आवाज ही नहीं आ रही है आपको, तो मैं क्या करूं? और लोगों को तो आ रही थी। आ रही है सर। हाँ, आ रही है, हर्ष जी को आ रही है।
आ रही तो है सर। हाँ कोई बात। तो अब आप सोचें कि अपना बैंक आप गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था में आपने जमा कर दिया, जैसे मान लीजिए सहारा कंपनी में जमा कर दिया। अब सहारा कंपनी इस पैसे का क्या करेगी? उसने इससे हवाई जहाज खरीद लिए, किराए पे चलाने लगी, और चलाने के बाद, लेकिन अगर आप कहें कि आज मैंने जमा किया कल ही वापस कर दो, तो नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू इट। क्यों नहीं कर सकते वो भी आप समझ जाएंगे। दे कैन नॉट डू इट कि उन्हें उनके समय उसी समय उनके पास पैसा है ही नहीं, हो तो उन्होंने लगा दिया होटल खरीदने में, ट्रैक्टर खरीदने में, हवाई जहाज खरीदने में, जिसको वो किराए पर चलाएंगे, उसके बदले में ब्याज आएगा। तो वहां पर आपकी लिक्विडिटी कम हो गई। कम हो गई का मतलब समझ रहे हैं आप? उसको तत्काल कभी भी नहीं निकाल सकते, निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने पैसा जमा किया बैंकों में, तो जब चाहे पैसा कैसा था, कैश ही रूप में रखा हुआ था। यहाँ तो पैसा कमोडिटी के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो तरलता कम हो गई। तरलता है, आपका जिस दिन मैच्योर होगा उस दिन पैसा मिलेगा। हो सकता है डिस्काउंटेड रेट पर आपको हेवी डिस्काउंट के साथ 1000 जमा किया, आप 3 महीने बाद लें तो हो सकता है 200 दे भी दें, लेकिन उसमें हेवी डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल किसी प्रोजेक्ट में कर दिया है। L1 माने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, जो बैंक नहीं है, जो पैसे को पैसे के रूप में नहीं रखते, जो पैसे को वस्तुओं के रूप में बदल देते हैं, और वस्तुओं को फिर पैसे के रूप में बदलने में समय लगता है, इसलिए उसे कहां रखा? तरलता समुच्चय। अब उसके बाद क्या आया? इंश्योरेंस कंपनी। अब आप इंश्योरेंस कंपनी में पैसा जमा कर दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी में 3 साल से पहले तो आप एक भी पैसा निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वरना आपको इंश्योरेंस कैसे मिलेगा? 3 साल बाद अगर आप पैसा निकालेंगे तो 1/10 मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी में तो 20 साल के बाद पैसा मिलता है, 15 साल बाद पैसा मिलता है। वो भी तरल है, लेकिन वो दूसरी चीज है। वहां मुख्य उद्देश्य मुद्रा नहीं है, वहां मुख्य उद्देश्य सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, लाइफ इंश्योरेंस या कमोडिटी की इंश्योरेंस। तो जिसके लिए मुख्य उद्देश्य ही सुरक्षा है, वहां पर इन चीजों को हम लोग शामिल नहीं कर सकते। तीसरा हमने क्या रखा? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में पैसा किसके पास चला गया? सरकार के पास चला गया। वहां पर सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है, ये भी तरल है, ये भी आपको पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। फिर पोस्ट ऑफिस आप आज लिख के दीजिए तो 2-3 दिन बाद सरकार से मांग के आपका पैसा वापस कर देंगे, दे विल गिव यू बैक। ये भी समुच्चय है, इनमें भी तरलता है, ये भी मुद्रा है, लेकिन इन मुद्रा का उपयोग वस्तुओं के खरीदने आदि में करने में मुश्किल आएगी। जिस दिन तक ये मैच्योर नहीं हो जाएगा, इसकी मुश्किलें आती रहेंगी। तो तरल होने के बावजूद भी इनकी लिक्विडिटी कैसी नहीं है, जैसी M1 की थी या जैसी इवन M2 की थी। तो इसलिए उनको अलग बांटा गया है व्यवसायिक बैंकों को, और बाकी तीनों को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग बांट दिया गया है। मुझे नहीं मालूम कैसा पूछा था, मैंने जवाब दे दिया। अजीत सिंह तुम पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर फोन पे और पेटीएम में जो पैसा रहता है सर, डिमांड डिपॉजिट होता है कि सर सेविंग डिपॉजिट? हाँ, ये एक और बड़ा मजेदार बात है। अब पहले दोनों का अंतर समझ लो। एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड, और पेटीएम उटीएम जो होते हैं वो भी समझ लो। डेबिट कार्ड माने उससे ज्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते। क्रेडिट माने आपको उधार भी मिल सकता है। पेटीएम उटीएम में क्या करते हैं, हम एक वॉलेट बना लेते हैं। वॉलेट माने और उससे पेमेंट करते रहते हैं। तो जब हमारा ही पैसा जितना हमने डाला उससे ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी तरीका हो, तो उसको हम लोग बार बार क्या कहते हैं? हमेशा याद रखिए, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। वहां क्रेडिट आया ही नहीं ना। क्रेडिट कब आता? जब हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, माने हमने हमारे खाते में 1000 है, हम 4000 खर्च कर दें और बाद में हम बैंक को पैसा दें, वो साख हो गया। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अंतर समझ लीजिए, तो वहां भी अंतर समझ में आ जाएगा। ये जितने हैं ये सब क्या कहलाते हैं? वॉलेट। वॉलेट माने आपकी जेब में पैसा। जेब में पैसा माने नकद 500 लेके नहीं चल हाई पावर्ड मनी थ्योरी कि नहीं पढ़ा? पढ़ा दीजिए सर। हाँ, very good। हाँ, पढ़ने का मन ना हो तो कोई बात है। रोहित मिश्रा तुम छोड़ दो, बाकी लोग तो पढ़ने के लिए तैयार है। रोहित मिश्रा का इतना आज तक पढ़े। रोहित मिश्रा का कोई और क्लास होगा कहीं कोचिंग वोचिंग में, तो जाने के चक्कर में लगा होगा।
छोटे में समझा देंगे, उसमें एक नई चीज जोड़ देंगे, बस काम बन जाएगा। जस्ट डोंट वरी। उच्च अर्धमात्रा, हाई पावर्ड मनी। उच्च अर्घ मान मुद्रा, हाई पावर्ड मनी। यानी ऐसी मुद्रा जिसका मान एक से ज्यादा हो, बस यही समझना है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? M1 को याद करिए। M1 में हमने पढ़ा करेंसी विद द पब्लिक। जो करेंसी है वो जब चाहे खर्च कर दे, जितनी बार चाहे खर्च कर दे। प्लस हम लोगों ने पढ़ा ऐसे डिपॉजिट जिनको हमने सेविंग डिपॉजिट कहा या जो भी कहा, ये बैंक डिपॉजिट्स हो गए, हमारे जाके जमा हो गए। प्लस ODRBI, मैंने आपसे बताया कि ODRBI इतना कम होता है कि अगर ये मान लीजिए इसको थोड़ी देर दिए 60% मान लीजिए, इसको थोड़ी देर दिए 39.4% मान लीजिए, तो ये 0.6% ये कुछ होता नहीं, इसको हम छोड़ भी सकते थे, लेकिन हमने ऐसे लिख दी। बैंक डिपॉजिट किसकी बात कर रहे हैं? फिर से मैं कह रहा हूँ, बैंक डिपॉजिट M1 वाले की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये पूरे की पूरी क्या है? वो मुद्रा है जो एक तरीके से रिजर्व बैंक ने जारी की और हम लोगों ने उसे कहाँ रखा? जेब में रखा या बैंकों में रखा। किस लिए? जब चाहे इसका उधार कर ले। अब हमने इसको 1 महीने के लिए रखा, 1 साल के लिए रखा, एक तरीके से उसको कुछ चाहिए। जब हमने इन दोनों को लिया, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया, तो हमारी जो मनी की सप्लाई को थोड़ी देर के लिए मान लिया, मनी सप्लाई कितनी हुई? वो बराबर हो गई CP प्लस बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट को हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांटा। एक हमने कहा रिजर्व डिपॉजिट्स और एक को हमने कहा एक्स्ट्रा। अब टोटल जो हमारी मनी सप्लाई है वो 3 भागों में बंटे। हमारे पास जो है, हमारे पास के बाद जो हमने बैंकों में जमा की वो 2 हिस्सों में बांट दी। एक हिस्सा कौन सा है? एक्स्ट्रा रिजर्व है। एक हिस्सा कौन सा है? रिजर्व है, जो बैंक ने कहा जमा कर दिए? कहीं भी जमा किए, प्रतिभूति खरीद लिया, SLR ले लिया, CRR ले लिया, कुछ भी कर दिया, उससे मतलब नहीं। लेकिन ये जो ER है, एक्स्ट्रा रिजर्व है, इसका हमने क्या किया? लोगों को उधार दे दिया। और उधार कैसे दिया वो भी हम लोगों को मालूम है। उधार कैसे दिया? उधार हमने ऐसे दिया कि अगर हम पे 1000 था तो हमने पहले एक आदमी को 900 दिया, फिर इसे दिया, यानी कई गुना बढ़ा दिया, कई गुना बढ़ा दिया। ठीक है ना। अब ये क्या है? ये है मनी का स्टॉक। ये क्या है? मनी का स्टॉक। मनी का स्टॉक यानी मनी की सप्लाई। बिल्कुल सिंपल है। मनी की सप्लाई कैसी है? अगर हम एक डायग्राम से बनाना चाहें तो बड़ा सिंपल डायग्राम बनेगा। मनी की सप्लाई एक पड़ी हुई रेखा के रूप में है। ये तो फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि जितना रिजर्व बैंक ने जारी किया उतना ही पैसा है, उससे ज्यादा ही नहीं। तो मनी की जो सप्लाई है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, पड़ी हुई रेखा है। मनी की डिमांड कैसी है ये हम लोगों को देखना है। मान लीजिए कि मनी की डिमांड CP माने कैश, जितना हम अपने पास रखते हैं, मान लीजिए 40% हम रखते हैं कैश, तो 40% हमने कैश रखा हुआ है। मान लीजिए कि बैंकों ने थोड़ा सा स्टॉक अलग रखा हुआ है। ये दोनों चीजें कौन सी हुई? रिजर्व रेशियो के रूप में। तीसरी है ER। ये जो ER है ये कैसी होगी? ये जो है डिपेंड करेगी, ध्यान से देखिए, कितनी चीजों पर डिपेंड करेगी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बस इसी से हाई पावर्ड मनी समझ में आ जाएगा। हाई पावर्ड मनी कहां से समझ में आएगा? ER से समझ में आएगा। जितना ER है ना, जितना ER है उस हिसाब से मनी की डिमांड ज्यादा होने पर हम ज्यादा सप्लाई कर देंगे और कम होने पर हम कम सप्लाई कर देंगे। समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा सिंपल है। हाई पावर्ड मनी
माने क्या हुआ, हाई पावर्ड मनी माने क्या हुआ, नीचे क्या है हमारा मॉनेटरी बेस यानी मनी सप्लाई, और ऊपर क्या है हमारा टोटल मनी सप्लाई, माने जितनी मनी सप्लाई हमने बढ़ा दी थी यानी मल्टीप्लायर को जोड़कर बढ़ा दी थी। अब इसको डायग्राम से दूसरे ढंग से समझिए, ये तो रेखा पड़ी हुई थी, तो जितना ये बढ़ी है इनकी रेशियो ये तो फिक्स नहीं है, इनमें कोई चेंज होना नहीं, कोई भी चीज चेंज नहीं होना। लेकिन अगर जो यहाँ है वो यहां तक भी बढ़ सकती थी, और ये यहां तक भी बढ़ सकती थी, और ये यहां तक भी बढ़ सकती थी। ध्यान से देखिए, मनी डिमांड कैश की है बस इतनी फिक्स हो गई, मनी डिमांड इसकी है ये फिक्स हो गई। लेकिन अगर मनी डिमांड इसकी बढ़ गई तो हमने कितना बढ़ा दिया, इतना ज्यादा सप्लाई बढ़ा दिया, या अगर इतनी बढ़ गई तो हमने कितना बढ़ा दिया, इसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया, या इतनी बढ़ गई तो हमने कितना बढ़ा दिया, इतना ज्यादा बढ़ा दिया। यानी मनी डिमांड के ऊपर मनी सप्लाई बढ़ती जा रही है। जितना मनी की डिमांड ज्यादा है और एक्सेस रिजर्व हमारे पास मौजूद है तो हम मनी को बढ़ा सकते हैं। यानी 1000 का हमने 3000 किया, 1000 का हमने 5000 किया, या 1000 का हमने 7000 किया, किस पर निर्भर करेगा, लेने वालों पर निर्भर करेगा। अगर डिमांड ज्यादा होगी तब तो हम ज्यादा सप्लाई कर देंगे, डिमांड कम होगी तो हम कम सप्लाई कर देंगे। ये जो सीपी है ये बढ़ने वाली नहीं, ये तो जितनी लोगों के पास इतनी मात्रा रहती हुई फिक्स मात्रा में, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। ये रिजर्व रेशियो बढ़ा तो सकता है सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, हमेशा बढ़ा सकती है, और ये जो है ये कौन बढ़ा सकता है, केवल डिमांड करने वाले लोग बढ़ा सकते हैं और कोई नहीं बढ़ा सकता। ज्यादा मांग होगी बाजार में तो ज्यादा साख सृजन करेंगे, कम मांग होगी तो कम सृजन करेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि जो टोटल एच है हाई पावर मॉनेटरी बेस से मतलब होता है, लेकिन टोटल जो हमारी सप्लाई होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, टोटल मनी डिमांड पर। अगर मनी डिमांड बढ़ गई, इफ दिस इंक्रीजेस, तो हमारी हाई उतनी मनी की पावर हाई होगी, और जितना ये टोटल मनी की डिमांड कम होगी उतना ये मनी की पावर लो होती चली जाएगी। तो हाई पावर्ड मनी ये बताने की कोशिश करती है कि जो हम बैंकों में डिपॉजिट करते हैं, जो हम बैंकों में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उनसे कई गुना तक मुद्रा पैदा कर सकते हैं। तो बेस मनी जो है वो तो रिजर्व बैंक जारी कर देता है, वो तो फिएट मनी हो जाती है, उसके बढ़ने घटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हाई पावर्ड मनी क्या है, बैंकों को एक पावर दे दी गई है कि इसके ऊपर वो जितनी चाहे मुद्रा पैदा कर रहे हैं। जितनी चाहे का मतलब नहीं होता, जितनी चाहोगे तीन चीजें आ गई। अगर लोगों ने करेंसी अपने पास ज्यादा रख लिया तो बैंकों में डिपॉजिट ही कम होगा, अगर हमने ये ज्यादा रख लिया तो ये हो गई कम। तो पीपल जैसा सोच रहे हैं, अगर ये बढ़ गया ये घट गया। फिर अगर ये देख लें तो इसके बाद बीडी में से दो हिस्से हो गए। एक कौन सा हिस्सा हो गया, आरआर, माने हमने एसएलआर कितना कर दिया, सीआरआर कितना कर दिया। अगर ये बढ़ गया तो फिर घट गया, और फिर एक्सेस रिजर्व जो बचे इसी को बढ़ा सकते थे। लेकिन ये भी अपने आप नहीं बढ़ सकते, ये किस पर डिपेंड करते हैं, डिमांड पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो उच्च डिमांड मुद्रा है ये कहती है कि मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी मुद्रा की मांग पर निर्भर करती है। मांग ज्यादा होने पर बढ़ जाती है, मांग कम होने पर घट जाती है। तो मुद्रा की अगर मुद्रा की मांग पर निर्भर करती है, क्यों, क्योंकि इसके बढ़ने से ये बढ़ सकती है और इसके घटने से ये घट सकती है। तो इसको हमेशा याद रखना है कि जो हमने M1 लिया था उसमें से जो हिस्से किए थे उनको तीनों को इंपॉर्टेंट मान लिया। पहला क्या लिया, करेंसी विद पब्लिक। अगर करेंसी विद बढ़ गई तो बैंक उधार, बैंक डिपॉजिट घटेगा, सीपी घटा तो बैंक डिपॉजिट बढ़ेगा। बैंक डिपॉजिट बढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। ये क्या हो गया, पीपल्स चॉइस। पीपल चॉइस माने मर्जी लोगों की, बैंक में जमा करें कि ना करें। फिर उसके बाद जब बीडी आई तो दो हिस्सों में बट गया। एक रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो कौन तय करेगा, सेंट्रल बैंक तय करेगा, रिजर्व बैंक तय करेगा, या सरकार तय करेगी। अगर सरकार चाहती है इसको बढ़ा देगी तो भी फिर हम ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन ये दोनों के बाद जो बच गया उसको फिर बैंक बढ़ा तो सकता है, अपनी सीमा के अनुसार सप्लाई बढ़ा सकता है, लेकिन ये सप्लाई किस पर डिपेंड करती है, डिमांड की मात्रा पर निर्भर करती है। साख सृजन कितने इस पर निर्भर करता है कि साख की मांग कितनी है। तो हाई पावर्ड मनी ये कहती है
उच्च अर्धमान मुद्रा ये कहती है कि मुद्रा की मात्रा निर्भर करेगी 3 चीजों पर। पब्लिक की चॉइस कि कैश ज्यादा रखें कि बैंक में ज्यादा रखें, फिर बैंकों के पर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल कि ज्यादा पैसा ले ले कि कम पैसा ले ले, और उसके बाद तीसरी चीज डिमांड ऑफ मनी कितनी है। हाई पावर कितनी बढ़ती जाएगी, जितनी की डिमांड ऑफ मनी बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो मनी की सप्लाई है वो भले फिक्स्ड हो, लेकिन मनी की सप्लाई के बाद मनी की डिमांड इसको कितनी भी दूर तक खींच सकती है। अगर हम इधर मनी की डिमांड रखें तो इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा डिमांड हो रही है। समझ में कम आया? पता नहीं क्यों मुझे लगता है समझ में कम आया, तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ऐसे लगता है मुझे। थोड़ा कम Yes, समझ sir. में आया। यस कम समझ में आया ना? अच्छा, हमें क्यों लगने लगता है कि कम समझ में आया? हमको ये क्यों लगने लगता है कि कम समझ में आया? क्योंकि सर बोलना बंद कर दे। बोलना बंद कर। आपको एक्सपीरियंस भी है सर। हाँ खैर, ये तो है, बुढ़ापे का फायदा है। समझ में कम आया, एक्चुअली इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूले से हैं। सर बूढ़े नहीं है आप। अरे बाप रे बाप, ऐसा मत कहना भाई। युवराज तुम्हारा नाम है, तुम युवा हो, हम युवा नहीं है, हम बूढ़े हो गए। मैं हम सिर्फ ये लोगों से कह रहा ज्यादा हूँ, एनर्जी है आपने। हाँ एनर्जी अलग चीज है ना, वो तो अलग चीज होती है। एनर्जी बोलने में हमारी ज्यादा होगी, सर आप पढ़ने में हमारी ज्यादा विचारों से यंग हैं। नहीं बेटा, ठीक है सचिन, सब चलता रहता है। हमको इसलिए समझ में आने लगा कि जैसे ही हमने सप्लाई कर और डिमांड कर को अलग अलग बनाया, तो आपको एक लाइन में समझ में नहीं आया। मैं उस डायग्राम को अगर थोड़ा दूसरे ढंग से बना देता तो आपको समझ में आ जाता। मेरी गलती ये थी कि वो डायग्राम मैंने ठीक नहीं बनाया, पहली बात। दूसरी बात, इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया जा सकता था। अगर हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन कर देते तो शायद ज्यादा आसान होता। लेकिन हमें बार बार बीए पार्ट 2 में डर लगता है कि गणित का इस्तेमाल आप लोग ज्यादा करते हैं कि नहीं करते। दूसरी बात यह है कि हाई पावर्ड मनी थ्योरी को असल में बीए 2 में रखा ही नहीं गया है, इंट्रोडक्शन है केवल। सिर्फ ये बतलाने के लिए इंट्रोडक्शन है कि जो पावर है मनी की, पावर माने यहाँ पर शक्ति से नहीं होता, यहाँ पावर माने होता है एक ही मुद्रा को बढ़ा सकते हैं कि नहीं। असली चीज कुछ दूसरी। तो एक्चुअली इसका अर्थ लोगों को नहीं समझ में आता। हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ने कोई मुद्रा जारी की, जो भी की, कहां पर जाएगी? या तो पब्लिक के पास है। अब ये फिर क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है। क्यों हो जाता है, मैं समझा देता हूं। जो पब्लिक के पास मुद्रा है वो नकद सामान खरीदने के लिए तो आती है, लेकिन वो इंश्योरेंस में भी जमा कर सकते थे, पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर सकते थे, हर जगह जमा कर सकते थे। हमने L1, L2, L3 भी पढ़ा। तो याद रखने की बात क्या है कि जो आरक्षित मुद्रा है, जो रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा है, वो जब करेंसी विद द पब्लिक यानी जनता के पास मुद्रा है, तो जनता के पास की जितनी भी मुद्रा है उसको चाहे वो कैश रखें सामान खरीदने के लिए, पावर कितनी होगी? एक बार सामान खरीदा, चली गई, खत्म हो गई। यानी 100 का नोट चला और हमारे पास से चला गया, किसी दूसरे के पास चला गया। हमने इंश्योरेंस के लिए पैसा जमा किया, फिर इंश्योरेंस कंपनी उसका काम जो जमजे करेगी। हमने पोस्ट ऑफिस में जमा किया, वो सरकार के पास चला गया। इन सारी मुद्राओं की जो पावर है वो क्या है? एक, जितनी रिजर्व बैंक ने जारी की उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर इसमें से कुछ पैसा हम बैंकों में डिपॉजिट कर दें, अगर इसमें से कुछ पैसा हम लोग बैंकों में डिपॉजिट कर दें, तो बैंक क्या करता है? अभी हमने आपको समझाया कि बैंकों के पास टोटल मनी, जब अगर याद हो पीगू का हम पढ़ा रहे थे, HC माइनस H, वो क्या है? बैंकों के पास जितना पैसा जमा होगा उसमें से वो कुछ पैसा रिजर्व कर देंगे। किसके लिए रिजर्व कर देंगे? हम लोगों ने बताया, कुछ लोग कैश लेने आ जाएंगे, उनका पैसा वापस करने के लिए रिजर्व रखना है, कुछ हमको रिजर्व बैंक सुरक्षा के लिए रखना है, कुछ हमको सरकार के पास कैश रखना है, जिसको हमने SLR कहा। तो ये पैसा तो बैंक ने निकाल दिया। अब इस पैसे का फिर कितना उपयोग बचा? एक, अगर RBI में चला गया तो भी एक, सरकार के पास चला गया तो भी एक, इंश्योरेंस के पास चला गया तो भी एक। लेकिन अगर बैंकों के पास एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा रिजर्व माने बाकी बचा हुआ पैसा जो है, एक्स्ट्रा रिजर्व जो बचा हुआ है, उस एक्स्ट्रा रिजर्व को वो क्या कर सकते हैं, उधार बांटते हैं। और उधार कैसे बांटते हैं? क्रेडिट क्रिएशन में हमने पढ़ा है कि जैसे ही 1000 रुपया आया उन्होंने 900 उधार दिया, 100 रख लिया, लेकिन जैसे ही 900 दिया लायबिलिटी बढ़ी तो फिर उन्होंने दूसरे को उधार दे दिया, फिर तीसरे को उधार दे दिया। यानी उसी मुद्रा को कई बार बढ़ा लेते, कितनी बार? जितनी बार क्या होगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा। यानी उन्होंने मनी को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी उसी 1000 को उन्होंने अगर 7000 बना दिया तो उस मुद्रा की पावर कितनी हो गई? 7। अगर 6 गुना कर दिया तो पावर कितनी हो गई? 6। तो टोटल मनी सप्लाई कितनी हुई? करेंसी विद द पब्लिक, एक ही मुद्रा पावर है। करेंसी चाहे वो कहीं हो, इंश्योरेंस हो या कहीं भी हो, करेंसी विद द बैंक, बैंकों ने जो पैसा कहीं जमा कर दिया उसकी पावर कितनी हुई? वो भी एक। लेकिन इसकी पावर कितनी हुई जो उधार देने के लिए किया है? ये पावर निर्भर करेगी क्षमता कितनी हुई, हम लोगों ने पहले तय कर दिया। दो चीजों से क्षमता तय हो गई। अगर लोगों ने बैंकों में पैसे ही नहीं जमा किया तो बैंक उधार दे ही नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, अगर बैंकों को दे भी दिया, बैंकों से सारा पैसा रिजर्व बैंक ने निकाल लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल लिया, तो भी नहीं बढ़ा पाएंगे। ये तो लिमिट हो गई। लेकिन असली लिमिट पैदा हुई। असली लिमिट क्या है? मान लीजिए उन पे 1000 है, 3000 की मांग आई, 3000 बना पाएंगे, 5000 की मांग आई, 5000 बना पाएंगे। तो ये जो बना पाएंगे किस पर निर्भर करेगा? डिमांड पर निर्भर करेगा। तो वो ये कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति स्टॉक पर निर्धारित नहीं होती, स्टॉक पर आधारित नहीं होती। मुद्रा की पूर्ति आधारित होती है उसकी डिमांड पर, उसकी मांग पर। मांग बढ़ेगी तो पावर बढ़ जाएगी, मांग घटेगी तो पावर घट जाएगी। यानी स्टॉक और फ्लो का जो अंतर है, स्टॉक क्या है? बेस मुद्रा। और कुल कितनी मुद्रा है? टोटल मनी क्रिएटेड। इन दोनों के डिफरेंस को हम लोगों ने क्या कहा? हाई पावर्ड मनी। यानी वो पावर जिससे बैंक मुद्रा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ये बढ़ा सकने की जो उनकी क्षमता। स्नेहा चौधरी, मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करेगी? स्नेहा चौधरी, एक मिनट बोलो, कोई बात नहीं, सुनी बोलो, अभी तुम बात नहीं। हाँ, मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करेगी? मुद्रा की मांग किस तरह बढ़ेगी? बहुत सिंपल सवाल है। हमको टेलीविजन खरीदना है, हम पे पैसा नहीं है, हम बैंक गए और हमने कहा कि हमको टेलीविजन खरीदने के लिए बैंक पैसा दे दे। ये मुद्रा की मांग। तो एक मुद्रा तो हमारे को तनख्वाह मिली थी, उस तनख्वाह में हम खर्च चला रहे थे, तो वो जो तनख्वाह में खर्च चला रहे थे उस मुद्रा की पावर तो एक ही थी, उसमें हमने कुछ बैंक को जमा कर दिया। अब हम खुद ही बैंक के पास गए कि भाई हमको तो कार खरीदनी है, हमारे पास पैसा नहीं, आप हमको उधार दे दीजिए। तो बैंक मुद्रा की मांग बढ़ी कि नहीं बढ़ी? उतनी मुद्रा तो मार्केट में थी नहीं। तो बैंक ने जो साख सृजन किया, जो मुद्रा की मांग बढ़ी, जैसे इस समय मुद्रा की मांग बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं कि लोगों को उधार दिया जाए, तो उधार की मांग क्या है? बैंक के मुद्रा की मांग है। स्नेहा चौधरी, आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है, गुड। सर आरबीआई सर मनी रेगुलेट सर कैसे करता है? आरबीआई की दो नीतियां होती हैं, एक कहलाती है मुद्रा नीति, एक कहलाती है साख नीति। मॉनेटरी पॉलिसी मुझे पढ़ाना नहीं, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ। मुद्रा नीति क्या बताती है? मुद्रा नीति बताती है कि कुल कितनी मुद्रा छपनी चाहिए। वो क्या बताती है? स्टॉक। स्टॉक माने अगर सरकार को पैसा चाहिए तो रिजर्व बैंक ने उधार दे दिया, तो कैसे दे दिया? कैश छाप के दे दिया मान ली, क्योंकि सरकार को तो कैश बांटना था अपने कर्मचारियों को किसी रूप में। तो मुद्रा नीति क्या बताती है कि मुद्रा की टोटल मात्रा कैसे होगी? वो कौन बता देगा? मतलब क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक तय कर देगा। एक होती है रिजर्व बैंक की साख नीति। साख नीति माने कितना साख बढ़े या कितना साख घटे। ये साख नीति क्या होती है? इसी को हमने पढ़ाया था क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल माने किस क्षेत्र में ज्यादा मुद्रा की मांग दी जाए, किस क्षेत्र में मुद्रा की मांग को कम रखा जाए। सरकार से जब बजट बनाती है तो सर मान लीजिए पैसे कमी होते तो उसे भी आरबीआई को बोलती है पैसा छापने के लिए कभी कभी सर। हाँ, उसी को मोनेटाइज डेफिसिट कहते हैं, उसी को मौद्रिकृत घाटा कहते हैं। सरकार को मैंने बताया था वेज एंड मीन्स एडवांस, अर्थोपाय अग्रिम 18,000 करोड़ का
सरकार ने प्रावधान कर रखा है, जब भी सरकार को चाहे रिजर्व बैंक को देना ही पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा चाहिए तो सरकार को फिर क्या करना पड़ेगा, ट्रेजरी बिल छपवाने पड़ेंगे। तो सरकार को जो मिलता है वो तो अलग है, वो हमने बात ही नहीं की। लेकिन रिजर्व बैंक पूरी साख नीति भी बनाता है, इस क्षेत्र में साख बढ़े, इसमें घटे, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कुल साख बढ़े, कुल साख घटे, जनरल क्रेडिट कंट्रोल। तो पूरी साख नीति प्लस मुद्रा नीति कौन बनाता है, रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति होती है दो भागों में होती है, एक मुद्रा नीति और एक साख। हो गया सर ये नहीं समझ में आया कि जो सर एक्स्ट्रा रिजर्व है सर उसको बढ़ा कैसे सकते हैं? बढ़ा कैसे सकते हैं? अरे यार यही तो हम लोगों ने, इसका मतलब तुमने क्रेडिट क्रिएशन वाला टॉपिक ही नहीं पढ़ा। सर बैंक ये मान कर चलते हैं कि जिनको भी चाहे उधार दें, चाहे जिन्होंने नकद जमा किया है, सब लोग अपना पैसा एक दिन में नहीं निकालते। इसलिए वो क्या करती है, कुछ पैसा अपने पास रख लेती है और बाकी उधार बांट देती है। जिसको उधार देती है उससे व्युत्पन्न जमा करा लेती है, यानी उसको कैश नहीं दे देती, उसको भी एक चेक बुक दे देती है, उसके लिए भी कुछ कैश रख लेती है, फिर तीसरे को बांट देती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये क्रेडिट में पढ़ाया है भाई। सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और सर कॉन्टिजेंस फंड ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बता दें सर। अरे तुम लोग पब्लिक फाइनेंस का सवाल पूछते हो, एक दिन हम पूरा टाइम देंगे